नमस्कार। जेपीएससी मेंस की तैयारी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। तो आज हम इसके एक सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये सफर है गवर्नमेंट से गवर्नेंस तक का। यकीन मानिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे जेपीएससी में हर साल सवाल बनते ही बनते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक वुडरो विल्सन के इस मशहूर कथन से। साल था 1887 और अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही कि संविधान बनाना उसे चलाने से कहीं ज्यादा आसान होता जा रहा है। असल में यहीं से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक अलग विषय के तौर पर नींव पड़ी। विल्सन का तर्क बड़ा सीधा था। कानून बनाना यानी पॉलिटिक्स एक अलग काम है और उसे कुशलता से लागू करना यानी एडमिनिस्ट्रेशन एक बिल्कुल अलग विज्ञान है। आज की हमारी चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। हम इस सफर को 5 पड़ावों में तय करेंगे। पहले देखेंगे कि लोक प्रशासन का मूल विचार क्या था, फिर उसमें क्या कमियां सामने आई। इसके बाद समझेंगे कि सरकार को रीइन्वेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी। फिर देखेंगे कि कैसे सत्ता आम नागरिक तक पहुंची और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि कैसे राज्य की भूमिका एक शासक से बदलकर एक सहायक की हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, द ओरिजिनल ब्लूप्रिंट। यहां हम उस शुरुआती दौर की बात करेंगे जब यह माना जाता था कि प्रशासन को एक परफेक्ट मशीन की तरह बनाया जा सकता है। एक ऐसी मशीन जो पूरी तरह कुशल हो और जिसका राजनीति से कोई लेना देना न हो। इस पूरी सोच की जो नींव थी वो थी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी पर, यानी राजनीति और प्रशासन का द्वैत भाव। ये लोक प्रशासन का पहला और सबसे अहम सिद्धांत था। इसके मुताबिक राजनीति और प्रशासन ये दो बिल्कुल अलग दुनिया हैं। राजनीति का काम है नीतियां बनाना, ये तय करना कि किसे क्या मिलेगा। दूसरी तरफ प्रशासन का काम एक बिजनेस की तरह है, बस पूरी एफिशिएंसी के साथ उन नीतियों को लागू कर देना, यानी ये देखना कि उसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा। अब 1927 से 1937 का जो दशक था वो इन सिद्धांतों का एक तरह से सुनहरा दौर था। विद्वानों को पूरा यकीन था कि जैसे विज्ञान में नियम होते हैं वैसे ही सरकार चलाने का भी कोई वन बेस्ट वे यानी एक सर्वोत्तम तरीका जरूर होगा जिसे खोजा जा सकता है। सारा का सारा फोकस संगठन के ढांचे पर था और नारा था इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा नतीजा। इसी दौर में लूथर गुलिक ने अपना वो प्रसिद्ध फॉर्मूला दिया, POSDCORB। इसे तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये जेपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये आदर्शवादी सोच ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। अब हम अपने अगले भाग पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस मशीन वाले मॉडल में दरारें पड़नी शुरू हुई। ये खंड है ए मशीन विथ नो हार्ट। यहां एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा हुआ। जरा सोचिए, क्या कोई सरकार सच में एक मशीन की तरह काम कर सकती है, बिना लोगों की भावनाओं की परवाह किए, बिना समाज के मूल्यों को समझे? जल्द ही विद्वानों को यह एहसास हुआ कि प्रशासन सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं बल्कि एक सोशल प्रोसेस भी है। और बस यहीं से इस मैकेनिकल मॉडल की आलोचना शुरू हो गई। और इस मॉडल पर जो सबसे करारा वार किया वो थे हर्बर्ट साइमन। 1947 में उनकी एक किताब आई एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जिसने तहलका मचा दिया। उन्होंने प्रशासन के इन तथाकथित सार्वभौमिक सिद्धांतों को सिर्फ प्रोवर्ब्स यानी कहावतें कहकर खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ये सिद्धांत तो आपस में ही एक दूसरे को काटते हैं। जैसे एक तरफ आप कहते हैं जल्दी का काम शैतान का, तो दूसरी तरफ कहते हैं कल करे सो आज कर। साइमन के इस एक हमले ने प्रशासन के अध्ययन में बिहेवियरल रेवोल्यूशन की शुरुआत कर दी। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी यानी पहचान के संकट में फंस गया। जो पुरानी मान्यताएं थीं वो सब टूट चुकी थीं और अब किसी को नहीं पता था कि आगे का रास्ता क्या है। अब राज्य की भूमिका पर एक नए सिरे से सोचने की सख्त जरूरत थी और इसी संकट से एक नई सोच का जन्म हुआ। यहीं से हमारा तीसरा भाग शुरू होता है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, यानी सरकार को नए सिरे से घड़ना और गवर्नमेंट से गवर्नेंस की ओर बढ़ना। तो ये गवर्नमेंट और गवर्नेंस, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है, इसे ध्यान से समझिए। गवर्नमेंट एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा, जैसे हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वहीं गवर्नेंस एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया, यानी फैसले कैसे लिए जाते हैं और उन्हें लागू कैसे किया जाता है। पर सबसे बड़ा अंतर यह है कि गवर्नमेंट में सिर्फ राज्य होता है, जबकि गवर्नेंस में सरकार के साथ साथ बाजार यानी प्राइवेट सेक्टर
और सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज, ये सब मिलकर काम करते हैं। 1990 के दशक में एक नया आइडिया सामने आया जिसे हम कहते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या एनपीएम। इसका मूल मंत्र दिया ऑसबोर्न और गैबलर ने 1952 में। सरकार का काम स्टीयर नॉट रो करना है। मतलब सरकार अब कप्तान है, चप्पू चलाने वाला मल्लाह नहीं। सरकार का काम है जहाज को दिशा दिखाना, उसे चलाना नहीं। यानी सरकार नीतियां बनाए, विजन तय करे और डिलीवरी का काम बाजार और समाज को करने दे। एनपीएम ने परफॉर्मेंस को नापने के लिए 3E का एक मॉडल दिया। देखिए, पहले के मॉडल में इकोनॉमी यानी सस्ता काम करना और एफिशिएंसी यानी जल्दी काम करना तो था ही, लेकिन एनपीएम ने इसमें सबसे जरूरी ई जोड़ा, इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता, जिसका मतलब है सही काम करना। उदाहरण के तौर पर आप रेगिस्तान में बहुत एफिशिएंटली एक पुल बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। इफेक्टिव काम यह होता कि वहां पुल की जगह सड़क बनाई जाती। तो ये सब तो हुई थ्योरी की बातें। अब आते हैं चौथे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, पावर टू द पीपल। यहां हम ये देखेंगे कि शासन की ये नई सोच जमीन पर कैसे उतरी, और सबसे बड़ी बात, नागरिक की भूमिका एक प्रजा यानी सब्जेक्ट से एक ग्राहक यानी कस्टमर में कैसे बदल गई। और जब आप नागरिक को ग्राहक मानते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे विकल्प, गुणवत्ता और जवाबदेही का अधिकार दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस यानी सुशासन के 8 स्तंभ बताए हैं, और ये जेपीएससी मेंस के लिए बेहद जरूरी हैं। इन्हें याद रखिएगा। ये हैं पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, कंसेंसस ओरिएंटेड, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, और इन सब की नींव अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। यही वो सिद्धांत हैं जो शासन को सही मायनों में नागरिक केंद्रित बनाते हैं। अब इस सोच को लागू करने के लिए 2 बड़े टूल्स सामने आए। पहला था सिटीजन्स चार्टर। ये सरकार की तरफ से एक नैतिक वादा था। जैसे हम वादा करते हैं कि आपका पासपोर्ट 30 दिन में बन जाएगा। लेकिन असली गेम चेंजर था दूसरा टूल, राइट टू सर्विस एक्ट। ये सिर्फ वादा नहीं बल्कि एक कानूनी गारंटी थी। ये कहता है कि अगर हम 30 दिन में पासपोर्ट जारी नहीं करते तो इसके लिए जिम्मेदार अफसर को जुर्माना देना होगा। इसने सचमुच शक्ति नागरिक के हाथ में दे दी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी खंड पर, जहां हम इस पूरी यात्रा का सार समझेंगे, फ्रॉम रूलर टू फैसिलिटेटर, यानी शासक से सहायक तक का सफर। तो देखिए, ये सफर कितना दिलचस्प रहा है। 1887 में एक सपना देखा गया, एक परफेक्ट, राजनीति से अलग प्रशासनिक मशीन का। फिर 1947 में उस सपने को ये कहकर चुनौती दी गई कि ये मशीन तो बिना दिल की कहावतें हैं। और आखिरकार 1991 के बाद एक नया रास्ता बना, जहां ध्यान सरकार से हटकर शासन और नागरिक केंद्रित सेवाओं पर आ गया। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि राज्य की भूमिका एक शासक, एक रूलर से बदलकर एक सहायक, एक फैसिलिटेटर की हो गई है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। विकास की ये यात्रा जारी है। तो अब सवाल ये है कि अगला बड़ा बदलाव क्या होगा? क्या ये कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट्स होगा या फिर डिजिटल गवर्नमेंट्स? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं ताकि आप इस पर और अध्ययन करें। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है।